मरकजी धारे के मौरहीन आपको बताएंगे कि मिस्री फिरौनों के लिए अजीम पिरामिड एक शानदार कब्रिस्तान था। ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ये एक नाकाबिले यकीन ढांचा है। ये रियाजी और इंजीनियरिंग के निहायत पेचीदा असूलों के बिल्कुल ऐन मुताबिक बनाया गया है। मसला ये है कि ये सिर्फ एक पिरामिड नहीं बल्कि इसमें और भी आर्ट मौजूद हैं। यहाँ गैर मामूली डिजाइनिंग है, मुकम्मल तौर पर हवाबंद दीवारें और मम्मियों के सजाए हुए ताबूत। इसको अंदर से ऐसे यूनिक मटेरियल से बनाया गया है, वही मटेरियल जिससे इस जदीद दौर में बिजली बनाई जाती है। अब यह हकाइक सामने आ चुके हैं कि मिस्र के पिरामिड बादशाहों को दफनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, बल्कि इनका बहुत बड़ा मुफीद मकसद था। गीजा के पिरामिड में कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा पावर प्लांट था और यह अपने इर्द गिर्द के इलाकों के लिए बिजली पैदा करता और सप्लाई भी करता था। मौरहीन आज भी ये सोचने पर मजबूर हैं कि इस कदर साइंस में तरक्की करने वाली ये तहजीब लाजवाल हो जानी चाहिए थी, मगर वो तहजीब नीस्तो नाबूद कैसे हुई। शुरू से समझने के लिए ये जान लेना जरूरी है, वो लोग सिर्फ यादगारें बनाने में इतनी मेहनत नहीं कर रहे थे। गीजा के पिरामिड कम नहीं हैं, बल्कि मिस्र और पूरी दुनिया में तकरीबन 118 पिरामिड बनाए गए थे। इन इब्तदाई तहजीबों ने इतने बड़े पिरामिड कैसे बनाए? हमारी मौजूदा मालूमात के मुताबिक इब्तदाई तहजीबों ने इन्हें 20 साल के अरसे में बनाया और 24 घंटे 20,000 कारकुनों ने इस पर काम किया। मौरहीन आज भी साबित नहीं कर पाए कि किस तरह उन्होंने इसे तामीर किया। मरने वालों के लिए इतनी आरामदेह जगह बनाना इतना अहम नहीं हो सकता, वो भी इंजीनियरिंग के बिल्कुल ऐन मुताबिक। यहाँ ये जान लेना बहुत जरूरी है कि यहाँ कब्रों जैसी कोई चीज नहीं। क्या यहाँ सिर्फ लाशें दफन करने के लिए इंजीनियर हजरात को बुलाया गया ताकि यहाँ लाशें खड़ी भी की जा सकें? बिल्कुल नहीं। कुदरती तौर पर इन तस्वीरों को देख के ये जरूर पता चलता है कि कदीम तहजीब के लोग हमारे मुकाबले बहुत ज्यादा इल्म जानते थे। क्या जदीद टेक्नोलॉजी वो है जिसे आज हम जानते हैं या ये हमें दोबारा मिली? क्या उस कदीम दौर में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी को हम सदियों बाद जान पाएंगे जिसे इसमें इस्तेमाल किया गया था? आज सदियों बाद हमने बिजली इस्तेमाल की, मगर फिर ये साबित हुआ कि कदीम सकाफत के अलमबरदार वो लोग भी बिजली के इस्तेमाल के बारे में जानते थे। इस बात का यकीन करने के लिए आपको दूसरे केस की जानिब लिए चलते हैं जिसे हम पहले इस्तेमाल करते थे मगर बाद में भूल गए। हम जानते हैं कि एडिसन और टेस्ला ने 20वीं सदी में बिजली को आम इस्तेमाल में लाया। 1934 में इराक में 3 चीजें सेरामिक बर्तन, तांबे और लोहे के राड पर मुश्तमिल बैटरी मिली। इनको जोड़ने पर जब इनमें माया एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन तैयार किया गया तो इससे बिजली पैदा हुई। 2000 साल पहले बनाई जाने वाली इस बैटरी को बगदाद बैटरी के नाम से जाना जाता है। इसकी दरियाफ्त के 10 साल बाद जब किसी ने इसमें अंगूर का रस डाला तो उससे चंद वोल्ट बिजली कामयाबी से पैदा कर ली गई। इस अमल को डिस्कवरी चैनल के प्रोग्राम मिथबास्टर में दिखाया गया और तजुर्बा भी किया गया। तांबे और लोहे के दरमियान इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से 4 वोल्ट बिजली पैदा हुई। आजकल आप इन कीमियाई असूलों को इस्तेमाल में लाते हुए खुद ऐसी बैटरी बना सकते हैं। मौरहीन का ये ख्याल है कि हजारों साल पहले लोगों को इस टेक्नोलॉजी का इल्म कैसे हो सकता है? ये आसारे कदीमा में मिलने वाली तस्वीरें सिर्फ इत्तेफाक हैं। लेकिन इस बात से ताज्जुब होता है कि ऐसी मूर्तियों पर सोना चढ़ाना सिर्फ बिजली के इस्तेमाल से ही मुमकिन है। शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, अलाइनमेंट के लिए एरियल व्यू, तांबे, लोहे और जिप्सम का इस्तेमाल, क्या ये महज इत्तेफाक था या कोई ऐसा राज जिसको आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका? इसी राज से पर्दा उठाने के लिए न्यूज अलर्ट के साथ रहिए इस सफर पर। तवानाई पैदा करने के लिए 4 बुनियादी चीजों की जरूरत होती है जिससे कोई भी तवानाई पैदा कर सकता है। यहाँ वो बुनियादी 4 साख्तें मौजूद हैं जिनसे बिजली बनाना मुमकिन था, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर।
शुरू करने के लिए पिरामिड की सुरंगों के जावियों पर नजर दौड़ाते हैं, जो कि ऊपर भी हैं और गहरी जमीन तक जाती हैं। ये सिर्फ लोगों के दाखिल होने के लिए या रूहों को आसमान पर ले जाने के लिए नहीं बनाई गई, और न ही इतनी बड़ी शाफ्ट को मकबरे के लिए बनाया गया था। हम आज सदियों बाद जान चुके हैं कि इसके किनारे पर दरवाजे थे जो 20 टन से जायद वजनी थे, जो कि मौजूदाती तौर पर ऐसे इंजीनियर ने इस तरीके से डिजाइन किए थे जो सिर्फ एक हाथ के धक्के से खुल जाते थे। यहाँ पर आज तक कोई भी कब्रिस्तान दरियाफ्त नहीं हुआ और ये ममीज को देखने के लिए दाखिली दरवाजे नहीं थे। आज तहकीक के बाद हम जानते हैं कि गीजा के अजीम पिरामिड पहले कभी सफेद रंग के पॉलिश करदा चूना पत्थर से ढके गए थे, जो कि बेहतरीन कारीगरी और बिल्कुल जाविये के मुताबिक काटे और लगाए गए थे, और जिसकी सतह भी बिल्कुल स्मूथ बनाई गई थी, और ये सूरज की रोशनी से ऐसे चमकता था जैसे मौजूदा दौर में शीशा। इसकी साख्त के अंदर कुछ खला मौजूद थे जो बाद में आने वाले जल्जलों की वजह से टूट कर गिर गए और लोगों ने इन्हें चुरा कर अपने घरों और दीगर जगहों पर लगा लिया। आज पिरामिड का जो ढांचा हमें दिखाई देता है वो इसकी अंदरूनी साइड है, जो पहले चूना पत्थरों से कवर थी, जिससे पिरामिड के अंदर का दर्जा हरारत हर मौसम में 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। और दूसरा, इसमें डोलोमाइट का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि डोलोमाइट एनर्जी को डबल करता है, जिससे इस पर पड़ने वाली हरारत 2 गुना होकर एक जगह इकट्ठी कर ली जाती थी। पिरामिड में जेरे जमीन ग्रेनाइट की सुरंगें बनाई गई हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं। ग्रेनाइट धात के साथ क्वार्टिज क्रिस्टल को लोहे के साथ लगाया गया है, जो बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर है। ये बिजली को प्रेशर से पैदा करता है। जैसे कि आजकल कलाइयों में बांधे जाने वाली घड़ी को सिर्फ इंसान की हरकत से चार्ज किया जाता है, हकीकत में इस पिरामिड के अंदर प्रेशर से बिजली बनाने वाला सिस्टम लगाया गया था, जो कि बार बार दबाव से लगातार बिजली पैदा करता था। जब इससे बिजली पैदा कर ली गई तो इसको वायरलेस तरीके से दूर दराज के इलाकों में पहुंचाया गया। यहाँ पर मौजूद सुरंगों में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक चार्ज आज भी मौजूद है। इंजीनियर हजरात ने एक और भी बहुत अहम मटेरियल इस तामीर में इस्तेमाल किया, जिसे आज हम जिप्सम के नाम से जानते हैं। जिप्सम से ही तमाम पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ा गया है, जो जल्जले के बड़े बड़े झटके भी सह सकता है। अब ये इतना ताकतवर हो चुका है कि यहाँ लगे पत्थरों से भी मजबूत है। ये अंदर पैदा होने वाली एनर्जी के दबाव को आसानी से बर्दाश्त कर सकता है, इसीलिए जिप्सम का यहाँ इस्तेमाल किया गया। यहाँ एक और वजह भी हो सकती है कि उन्होंने ऐसे मवाद का इस्तेमाल किया जो इस तरह के आला दबाव का सामना कर सकता हो। आप ये तो जान चुके होंगे कि चूना पत्थर, डोलोमाइट और ग्रेनाइट जैसे कीमती पत्थरों का इस्तेमाल कब्रों की हिफाजत के लिए नहीं किया गया। हकीकत में इन पिरामिड को इन्हीं असूलों पर बनाया गया जिन असूलों से आज बिजली पैदा की जाती है, और सुरंगों का इस्तेमाल बिल्कुल आज की मौजूदा इलेक्ट्रिकल तारों की तरह किया जाता था। इस अजीम पिरामिड के अंदर 20 ग्रीन ग्रेनाइट बॉक्स मौजूद हैं जिनका वजन 100 टन है। पहले माहिरीन का ख्याल था कि ये ताबूत हैं, लेकिन ये सिर्फ उनका वहम था। 500 मील दूर से इनको लाना किसी खास मकसद के लिए था, और ये मौजूदा सुरंगों के जरिए यहाँ नहीं लाया गया, बल्कि इसको प्लान के मुताबिक पहले फिट किया गया था, और ये 10,000 गुना बिल्कुल फ्लैट सतह पर मुश्तमिल है। कोई भी बरकी इंजीनियर इसकी वजाहत कर सकता है कि ये तवानाई जज्ब करने की सलाहियत रखता है और बैटरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। क्या सदियों पहले ऐसे डिजाइन सिर्फ बक्से बनाने के लिए बनाए जाते थे, जो आज भी मिस्री अजायब घर में डिस्प्ले के तौर पर पड़े हुए हैं? इन पत्थरों में एक पत्थर टूटा हुआ है और उसे मुकम्मल नहीं बनाया गया, क्योंकि इससे मकनातीसी लहरों में भारी हेरफेर हो सकता था। लिहाजा इस बात के वाज़े सबूत मौजूद हैं कि यहाँ बिजली का इस्तेमाल किया जाता था। 1993 में एक पुरइसरार और नाकाबिले रसाई कमरे का पता चल गया, जो कि हजारों सालों से पोशीदा थे।
इस ढांचे को जानबूझकर क्वीन चैम्बर का नाम देकर छुपाया गया। आखिर 2011 में एक छोटा सा रिमोट कैमरा राज खोलने के लिए इसके अंदर भेजा गया, लेकिन क्या वहां कोई मम्मी मौजूद थी? शायद नहीं, बल्कि यहाँ एक तांबे से बना बहुत बड़ा रॉड मौजूद था और दीवार पर बने निशानात से वाज़ेह हो गया था कि ये वायरिंग डायग्राम ही है। अगर हम मौजूदा दौर की कोई भी बड़ी बैटरी देखें, हत्ता कि कलाई में बांधने वाली घड़ी या रिमोट के सेल देख लें, तो आप पाएंगे कि ये लोहे और तांबे से ही बनाए जाते हैं जो केमिकल रिएक्शन से पावर देते हैं। अगर तांबे की तार में बिजली दौड़ाई जाए तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जबकि कॉइल से बिजली को दूसरी तरफ ट्रांसफर किया जा सकता है। यहाँ पर भी ऐसी ही तांबे की वायरिंग मौजूद है जो एक दीवार से दूसरी दीवार में करंट को दाखिल करती थी। ये बहुत सारी तवानाई पर मुश्तमिल होती थी। जिस जगह को मलका का चैम्बर कहा गया है, उस जगह से बरकी मकनातीसी तवानाई पैदा होती थी। मगर अफसोस कि ये तारें अब मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी हैं। मरकजी धारे के मुतलाशी माहिरीन दावा करते हैं कि इस कमरे में कोई एनर्जी जनरेटर जैसी चीज नहीं है, सिवाय इसके कि इस ढांचे में मौजूद ये जगह किसी के मकबरे के अलावा कोई अहमियत नहीं रखती। इस जगह से जुड़ी एक और अहम बात यह भी है कि मिस्री मुतलाशी ज़ाही हाउस को मिस्री आसार कदीमा की चोरी के लिए मुजरिम करार दे दिया गया था। ये अब भी इस्तदलाल किया जा सकता है कि अजीम पिरामिड की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाला बरकी सामान सिर्फ इत्तफाक है, क्योंकि तवानाई जनरेटर को अब भी किसी और जरिए से एक माहिज की जरूरत है। लेकिन बाद में ये वजाहत साबित कर ली गई कि पिरामिड जियोग्राफिकली ऐसी कुदरती ताकत रखने वाली जगह पर हैं, जिसके जेरे जमीन नदियों में मौजूद पानी के बहाव से फिजियो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। अब ये भी साबित कर लिया गया है कि हजारों साल पहले दरिया नील बराह रास्त इसी जगह से गुजरता था जहाँ पर अब पिरामिड का ये ढांचा मौजूद है। लेकिन अगर ये बात मान ली जाए तो पिरामिडों की उम्र के बारे में दोबारा एक नई बहस शुरू हो जाती है। मौसम और वक्त में आने वाली तब्दीलियों से इस बात का इशारा मिलता है कि इन पिरामिडों की उम्र 2 गुना ज्यादा है जो आज हम तस्वुर करते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली मिस्री तहरीरों में कहीं भी इसकी उम्र का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि मौजूदा तहरीरें बाद में मिस्रियों ने बनाई जो उनकी अपनी जंगों, इक्तदार और तर्ज जिंदगी के बारे में बताती हैं। तो बात कीजिए पानी की। अगर ये प्रेशर से बिजली पैदा करने का जरिया था तो वो कौन सा ऐसा मंबे था जो इससे सारे सिस्टम को मुकम्मल करता था? फिर एक बात सामने आई कि इस पूरे मैकेनिज्म में जज्ब करने की ताकत थी, लिहाजा पिरामिड के नीचे से गुजरने वाले पानी से ये ताकत हासिल की जाती थी और दबाव के जरिए ये पूरा मैकेनिज्म ऊपर की जानिब एनर्जी को भेजता था। अगर पानी दोबारा ऊपर नहीं आ पाता था तो नील नदी का पानी इस मशीनरी में दाखिल करके यही प्रोसेस दोहराया जाता था। पिरामिड में मौजूद क्वार्टेज की सुरंगों से फिजियो इलेक्ट्रिसिटी, वाइब्रेशन और फोर्स जमा होती थी। जैसे किसी इंजेक्शन में प्रेशर से दबाव पैदा किया जाता है तो उससे बनने वाले दबाव से एनर्जी जनरेट होती, जिसे पिरामिड में मौजूद धाती चीजों तक पहुंचाया जाता और फिर उसे वायरलेस तरीके से फिजा में भेजा जाता। लेकिन कैसे? इस बात का जवाब हमें पिरामिड की मौजूद जुग्राफियाई लोकेशन से मिलता है। ये बिल्कुल दुनिया के एक ऐसे मुकाम पर मौजूद है जहां हमारे सियारे पर बरकी मकनातीसी ताकत अपना बहुत बड़ा अमल दखल रखती है और अपनी पूरी ताकत में है। पिरामिड के निचले हिस्से में एक बरकी मकनातीसी मैदान है जो इसके ऊपर वाली तहों के अंदर कीमियाई रद्द अमल में इजाफा करता है। हमें इस बात का अंदाजा तो नहीं है कि पिरामिड के टॉप वाली कैप सोने से बनाई गई थी जो आज भी मिसिंग है, लेकिन अगर ये सोने की थी तो वाकई में ये एनर्जी का बहुत बड़ा भंडार अपने अंदर समेटे हुए थी और ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अपना पूरा अमल दखल रखती थी। अगर इस ढांचे में सुपर कंडक्टिव मटेरियल एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया गया था तो ये वाज़ेह हो गया कि ऐसा डिजाइन सिर्फ और सिर्फ यहाँ वायरलेस तरीके से बिजली पूरे मुल्क में फराहम करने के लिए बनाया गया था, जो इस शहर की कशिश में इजाफा करती थी। एक जुर्रतमंद शख्स ने कसम खाकर कहा कि ये मुमकिन है और ये भी बताया कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। निकोला टेस्ला को इलेक्ट्रिक इंजन और रेडियो लेजर रॉड का माहिर माना जाता है।
टेस्ला ने ही वायरलेस टेक्नोलॉजी में तरक्की के लिए अपनी गैर मामूली कोशिशें शुरू की। वो 1893 में ऐसे तजुर्बे करने से डर रहे थे, मगर फिर भी उन्होंने रोशनी को मुंतकिल किया, वो भी कुदरती तौर पर वायरलेस तरीके से, जैसा कि एक बल्ब उनके हाथ में मौजूद देखा जा सकता है। लेकिन कैसे? निकोला टेस्ला ने ही दावा किया था कि मैंने वायरलेस तवानाई को कंट्रोल करने और तरसील करने का तरीकाकार मुकम्मल बना लिया है, वो भी सैयारे यानी हमारी जमीन की कुदरती बरकी मगनातीसी नौइयत का इस्तेमाल करके। टेस्ला ने सितंबर 1857 में दावा किया कि फिजा में 30,000 फीट बुलंदी पर नायाब हवा का एक ऐसा कुदरती निजाम मौजूद है जो भारी वोल्टेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की ताकत रखता है। इस मकसद के लिए उन्होंने एक ट्रांसमीटर बनाया था जो एटमॉस्फेयर में लाखों वोल्ट बिजली मुंतकिल करता, जिसके बाद सार्फिन इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। इस मकसद के लिए उन्होंने सिर्फ वोल्टेज को कम करने वाले रिसीवर बनाने थे। इस तजुर्बे के आखिरी हफ्ते यानी जुलाई 1903 में करीबी रिहायशियों ने दावा किया कि टेस्ला ने अपने तजुर्बे को कामयाब बना लिया है और टावर से महफूज तरीके से बिजली मुंतकिल की है। उसने इस ताकत से बिजली को भेजा कि रात के वक्त भी टावर के ऊपर आसमान सूरज की रोशनी की तरह चमकने लगा। ये भी कहा गया कि उन्होंने अपनी निजी मसरूफियात के बावजूद कामयाबी के साथ वायरलेस बिजली को ट्रांसफर किया, लेकिन तजुर्बे के दौरान उसकी लैब में आग लग गई जिससे वो हुकूमती लेवल पर इसको साबित ना कर सके। लेकिन अफसोस कि टेस्ला की मौत के बाद उसके तजुर्बात को रोक दिया गया। टेस्ला बहुत ही गरीबी की हालत में मरे और यूएस हुकूमत ने उनके टावर को ये कहकर तबाह कर दिया कि जर्मन जासूस इसके टावर को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर टेस्ला अपने मिशन में कामयाब रहते तो आज इस सैयारे पर एनर्जी को तकसीम और ट्रांसपोर्ट करने का नजरिया ही कुछ और होता। अगर हम टेस्ला की साइंस और पिरामिड की बनावट का मुआजना करें, इसकी लोकेशन, ऊंचाई और बरकी मकनातीसियत वगैरह, तो उनमें कोई फर्क नहीं। इनमें मौजूद तांबे की तारों की तादाद, लंबाई और दूरी में मुताबिकत है। ये एक ही असूल के तहत मुंतकिल की जा सकती हैं। जब सूती तवानाई को मुतहर्रक तवानाई में तब्दील किया जाए तो इस हवाले से भी ये दोनों बिल्कुल सेम हैं। जैसे कि एक शीशे का गिलास तब ही टूटता है जब एक ओपेरा गुलकार अपने आवाज की लहरों की गूंज को शीशे की फ्रीक्वेंसी से मैच करता है। इसके मवाद का फासला और ऊंचाई का बिल्कुल एक जैसा होना भी जरूरी है। पिरामिड के इतराफ के इलाकों में भी एक जैसी ही फ्रीक्वेंसी पाई गई है। शायद ये लंबे और ऊंचे सतून यादगारों के लिए नहीं थे, बल्कि ये रिसीवर का काम करते थे, खास तौर पर अगर इनके ऊपर एक क्वार्टिज पत्थर लगा होता। मिस्र में मौजूद ये पुरानी तस्वीर इस बात का बिल्कुल वाज़े इशारा देती हैं कि यहाँ बिजली एग्जिस्ट करती थी। हर किसी को यही बात सोचने पे मजबूर कर रही है कि हाथूर मंदिर में मिलने वाली डंडेरा लाइट की तस्वीर बिल्कुल मौजूदा दौर में पाए जाने वाले बल्ब जैसी है, जो इसमें लगी वायरिंग और रिसीवर को भी नुमाया तौर पर दिखाती है। मरकजी धारे के मुअर्रिखीन भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि उन्हें इस जगह पर आग या मशल के जलने के कोई निशान नहीं मिले। इसके बजाय वहां पर कई तरीकों से तारों और एंटीना जैसी चीजों की तस्वीर मौजूद हैं। इसी तरह इन तस्वीर में एक मशहूर चीज की तस्वीर है जिसे आँख कहा जाता है, जो कि रिसीवर जैसा ही है। अजीम पिरामिड के अंदर जो भी मौजूद है वो सब कुछ टेस्ला के तजुर्बात के मुताबिक ही बना हुआ है, इसीलिए ये ज्यादा काबिल एतमाद लगता है, क्योंकि इसी तरह ही एटमॉस्फेयर में बरकी मकनातीसी तवानाई को भेजा जाता था, जहां वो वायरलेस तरीके से पैदा होती और पूरी दुनिया में मुंतकिल होती थी। एक लंबे अरसे तक इस बात पर यकीन किया गया कि ये पिरामिड मकबरे हैं, लेकिन फिर सवाल उठने लगे, ये दूसरे मकबरों की तरह क्यों नहीं लगते? क्यों इनमें कब्रें नहीं पाई गईं? क्यों इन्हें मुनफरिद और कीमती तामीराती मटेरियल से बनाया गया?
क्यों यहाँ पर किसी इंसान के कद से बहुत बड़े बड़े ग्रेनाइट बॉक्स रखे गए हैं जिनमें कोई भी मम्मी नहीं मिली? क्यों इसे बिल्कुल शमाली कुतुब की सीध में बनाया गया है? क्यों इसमें पेचीदा सुरंगें, चैम्बर्स और शाफ्ट हैं जो कि किसी भी इलाके में अभी तक दरियाफ्त नहीं किए गए? क्यों पिरामिड के ढांचे के अंदर कोई मशल रखने का घाट नहीं है? और क्यों सुरंगें गहरी जमीन तक फैली हुई हैं? ये सारी चीजें कुछ अरसे तक हमारी दस्तरस से बाहर थीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि गीजा के अजीम पिरामिड वाकई में खास अहमियत रखते हैं। हम जानते हैं कि पिरामिड के इर्द गिर्द आला बरकी मकनातीसी पैमाइश पाई जाती है और यहाँ एक बरकी तूफान का मैदान मौजूद है। और ये भी जान लिया गया है कि अगर हम इन्हें एरियल व्यू से देखें तो ये 4 नहीं बल्कि 8 साइटों पर मुश्तमिल है, जबकि इस पर हरारत के मुख्तलिफ जाविये मापे गए हैं जो बिल्कुल सही मटेरियल मखसूस जगहों पर लगाकर ही मुमकिन है। इसके अंदर यूनिक इलेक्ट्रिक मटेरियल जैसा कि कॉपर और तांबा मौजूद है, जबकि इसका डिजाइन पानी के आला दबाव को बर्दाश्त करने वाला बनाया गया है। ये सारी चीजें मिलकर ताकतवर मकनातीसी साख्त बनाती हैं जो कि वायरलेस टेक्नोलॉजी की पहली कड़ी है। इसकी अलाइनमेंट सितारों के बिल्कुल बराबर है। यहाँ मौजूद यूनिक आर्ट में तारों और रोशनी जैसी टेक्नोलॉजी को वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है। जो कहानियां हमें पिरामिड के बारे में सुनाई जाती थीं, ये उनसे कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। ये तमाम चीजें और डिजाइन इस इम्कान को वाज़ेह करते हैं कि पिरामिड एक कम्पैक्ट तवानाई जनरेटर है। इसमें लगा ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बिजली को वायरलेस तरीके से पूरी दुनिया में मुंतकिल करने के लिए बनाया गया था। उस कदीम सकाफत को बिजली का इल्म होना ही एक खैरत की बात है। अब तारीख को दोबारा लिखा जा रहा है जैसे जैसे हमें पुरानी मालूमात मिलती जा रही हैं। क्या आपको भी लगता है कि वायरलेस तरीके से तवानाई पूरी दुनिया में मुंतकिल की जा सकती है? क्या आपको यकीन है कि वाकई ऐसा किया जा सकेगा जब हम गीजा के अजीम पिरामिड के अंदर छुपे हुए सारे राजों की हकीकत जान लेंगे? मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए newsalert.com.pk।